हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनडेस्क ईडीयू। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपके साथ में रीजनिंग एंड मैथ्स के लेक्चर लगातार यूट्यूब पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस आज की क्लास में मैं आपका मैथ का जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट वो लेकर आया हूँ, क्योंकि लास्ट प्रैक्टिस सेट जो अपना था उसमें 15 क्वेश्चन से मैं लेकर चल रहा था। तो आज के सेट में लगभग 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक, इन प्रैक्टिस सेट को करना, लगातार आप प्रैक्टिस सेट लेते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, तो धीरे धीरे जो आपके सबसे पहले जो मोस्टली रिपीटेड टाइप है वो आपके कवर होते चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये सारे आपके एसएससी फार्मासिस्ट या एसएससी सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है वही मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ और आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया जब भी आप मैथ की क्लास में या रीजनिंग की क्लास में एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। ठीक है, एक कॉपी पेन लेकर बैठें जिससे आप क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता तो आप सोल्यूशन देखें। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे जिनसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, जिनसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएँ वो अपने आप को सिलेक्शन लेने लायक पक्का समझें। ठीक है, क्योंकि यही लेवल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड आपको बनानी है। स्पीड बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपकी स्पीड मेंटेन होती चली जाती है। ठीक है, और जो बच्चे हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं वो हमारे पेड कोर्स ब्रेनडेस्क ईडीयू ऐप एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जो एम्स एंड सीआईएसएफ फार्मासिस्ट के कोर्स चल रहे हैं आप वहाँ पर भी एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपना सेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट था जिसमें 25 क्वेश्चन में लाया था और 15 क्वेश्चन हो पाए थे। उसी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 16 नंबर क्वेश्चन कहाँ से, 16 नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर है आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसका है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। सॉल्व करें, रेट करें। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द लॉस परसेंट, यानी कि सबसे पहले उसने बता दिया कि लॉस परसेंट क्या है। व्हाट इज द लॉस परसेंट इफ 96 बनानाज वर बॉट एट 42 पर डजन एंड सोल्ड फॉर 252। 96 बनानाज वर बॉट एट 42 पर डजन, 42 पर डजन में खरीदे गए और 96 बनानास थे। 96/12 यानी कि 8 डजन ऑफ बनानास थे, 8 डजन ऑफ बनानास थे। तो 42 × 8 कर दिया मैंने, 8 हो गया 16 और 1 8 4 32 और 1 336 रेस। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने रुपए पे करके मैंने अपनी जेब से जितने रुपए पे किए किसी चीज़ को खरीदने के लिए, और सेलिंग प्राइस मैंने एक दूसरे बंदे को किस रुपए पर हमने वो चीज़ बेची, तो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये हो गया और इसका जो सेलिंग प्राइस है ये कितना है 252। हमें निकालना है लॉस, कितने का लॉस हुआ, उसको 4 और 8 84 का लॉस हुआ। और क्योंकि प्रॉफिट या लॉस की जो गणना करी जाती है वो हमेशा हमेशा किस पर करी जाती है, वो हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करी जाती है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो होता है जो मेरी जेब से जाता है, तो उसी पर गणना करेंगे कि उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। 84 से जब आप कट करेंगे, 84 4 जा क्या था, 4 4 जा 16, 1 8 4 जा 32, डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली 1/4, और 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/4 जो फ्रैक्शन होती है आपकी, ये आपकी 25 की फ्रैक्शन होती है। तो आंसर जो आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है क्योंकि उसको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखिए इसको रीड करें। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है। ठीक, इसको रीड करें और सॉल्व करें फटाक से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि 8505 रुपीज इज डिवाइडेड among P, Q and R according to their shares in the ratio of 1:1/3, 1:3/4 और 2:1/6. What is the difference between the shares of P and R? ठीक है, P एंड R के शेयर्स के बिटवीन, P एंड R के जो शेयर थे उसके बिटवीन P एंड R, इनके बिटवीन का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन जो दी है इसको, क्योंकि 8505 है, अब इसको इसमें बांटना है, तो ऐसे तो हम बांट नहीं सकते। हमें सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेशियो क्या दिया है, 1:1/3, रेशियो 1:3/4 और एंड क्या दिया 2/1/6। ठीक, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 1 जा 3, ये बन गया आपका 4/3।
ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। 4 1 जा 4 और 3 7/4, ठीक है। 6 2 जा 12 और 1 13/6, ठीक। फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, ये हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में गई। अब नॉर्मल फ्रैक्शन से ये रेशियो में दिया है 7/3 7/4 13/6, ऐसे भी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता 8505 को, किया जा सकता तो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक। सिंप्लीफाई बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। तो आपको पता है कि 4 3 जा 12, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आया, 12 आया, और 12 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों में, 12 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। जब भी फ्रैक्शंस में रेशियो दिया हो तो आप इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जो डिनोमिनेटर है ना, उसका एलसीएम ले लेंगे और उसका ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये कट जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया, 4 3 जा और 6 2 जा। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया सिंपल 16:21 और रेशियो 26, ये सिंपल रेशियो बन गया। अब कोई भी अमाउंट है वो इस रेशियो में डिवाइड किया गया, तो इस रेशियो में पूरा का पूरा अमाउंट हमने बांट दिया। ऐड करें जरा, 6 1 और 7 और 6 हो गया 13, 1 2 2 4 और 2 6, यानी कि 63 यूनिट पूरा अमाउंट था, 63 यूनिट। यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, 63 यूनिट जो था वो पूरा अमाउंट था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 8505 थी, ठीक। तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल जाएगी 8505 अपॉन में 63 63 जो है वो 9 और 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ऊपर वाला 9 से डिवाइड होगा, इसके लिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, मैं आपको बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल। जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो कहता है कि जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो इवन होनी चाहिए, या तो 0, ठीक, 0 या इवन, तब ये 2 से डिवाइड होगा। 3 क्या होता है, 3 बोलता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाई 3, जितनी भी डिजिट है उसका सम करते हैं। जैसे 5 5 10 और प्लस 8 हो गया 18, तो 18 जो है वो 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट जो है ये डिविजिबल होनी चाहिए किससे, ये डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। 5 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड है, तो वो 6 से जरूर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 7 की डिविजिबिलिटी, इसको नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि वो लंबी हो जाती है, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि लास्ट के जो 3 टर्म है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। सपोज करो अगर ये लिखा है 5 1 2, ये तो एक नॉर्मल सा नंबर हो गया। अगर हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लें, 8 का 16 1, ये देखते हैं कि 4096, क्या ये 8 से डिवाइड है, तो इसकी जो लास्ट की 3 डिजिट है ना ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए। इसको 8 से डिवाइड किया 8 बन जाएगा, 1 8 2 16, ठीक। तो 8 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो शुड बी डिविजिबल बाई 3। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 9, ठीक। और 10 की लास्ट में 0 हो, ठीक, यूनिट डिजिट लास्ट में 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपना क्या बोला कि 9 और 7, हाँ ये 9 और 7 बना, तो मैंने देखा कि 9 से ये दोनों कट कर रहे हैं, 9 7 जा 63 और 9 9 जा 81 हो गया, क्या हो गया 4, 9 4 जा 36, 4 9 5 जा 945, इसको कट कर दिया। एक यूनिट 7 बन जा 7, बचा कितना 2, 7 3 जा 21, बचा कितना 3 और 7 5 जा, एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो आई 135, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ P एंड R। P एंड R, हमने ये देखा कि ये P के शेयर्स थे, ये Q के शेयर्स थे और ये R के शेयर्स थे। तो P एंड R के बिटवीन जो डिफरेंस है 26 - 16, यानी कि 10 यूनिट्स का डिफरेंस है। कितने यूनिट का है, 10 यूनिट का डिफरेंस। तो यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1350 रेस, कितनी आ जाएगी 1350 रेस। यही हमारा आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो आपने सीखा कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन दे दिए गए हो और रेशियो दिया तो उसको सिंप्लीफाई करके ये रेशियो ऐसे बनाएंगे, और ये कोई भी अमाउंट, टोटल अमाउंट इन पूरे रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, तो इनका ऐड करके हम इसके इक्वल वैल्यू ले लेंगे, यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपना क्वेश्चन नंबर 18। एक बार इसको रीड करें और सॉल्व करें। क्या बोल रहा है कि 2 ट्रेन्स रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स,
दो ट्रेन ऐसी हैं जो पैरेलल ट्रैक्स पर रन कर रही हैं, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन ऐसी है जो 48 किलोमीटर पर आवर से जा रही है एंड एक ट्रेन ऐसी है जो 52 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। क्रॉस ईच अदर इन 27 सेकंड्स, एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं कितने सेकंड में, 27 सेकंड में। इफ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 350 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन। एक ट्रेन की लेंथ इतनी है तो अदर ट्रेन की लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, अदर ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने आपको बता रखा है कि जब दो ट्रेनें एक समान दिशा में जाएंगी तो उनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उनकी स्पीड को प्लस कर देते हैं, ठीक है। और जो अपना फार्मूला अप्लाई होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। जबकि दो ट्रेनें होती हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों ट्रेन की अपनी अपनी स्पीड होती है, उसको ऐड कर दिया जाता है। और जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करते हैं, स्पीड को हमने माइनस कर दिया अपना, ठीक है। अब टू ट्रेन्स रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ, एक ट्रेन की स्पीड है कितनी 48 kmph, ठीक है, और जो दूसरी ट्रेन है यानी कि उसकी स्पीड कितनी, उसकी स्पीड हो गई आपकी 52 kmph, ठीक। आगे क्या बोला, क्रॉस ईच अदर, ये टाइम दिया गया है यानी कि डिस्टेंस। अच्छा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो पहली वाली ट्रेन की जो लेंथ होगी और दूसरी वाली ट्रेन की जो लेंथ होगी वो दोनों मिला के पूरी डिस्टेंस क्रॉस करी जाएगी, तभी दोनों ट्रेनें अपने आप को क्रॉस करेंगे। भाई जब दोनों ट्रेनें क्रॉस करेंगे तो पहली ट्रेन का आखिरी डब्बा और दूसरी ट्रेन का आखिरी डब्बा जब निकलेगा तभी तो वो पूरी तरह से क्रॉस हो जाएंगे। तो हम इसमें दोनों के डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, एक की डिस्टेंस तो मैं दे दी 350 और दूसरे की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, ये टोटल डिस्टेंस वो क्रॉस कर रही हैं। अच्छा, स्पीड क्या है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो 48 और प्लस 52 कर दिया। और टाइम कितना ले रही हैं, टाइम ले रही हैं 27 सेकेंड्स, 27 सेकेंड्स ले रही हैं, ठीक। अब ये मीटर में दिया है, ये सेकेंड में दिया है और ये किस में दिया था, kmph में। तो मैंने बताया जब भी kmph को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। और इधर लिखा है 27, 9 2 18 और 9 3 27, इसको सॉल्ट आउट कर लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 350 प्लस का d इज इक्वल टू 58 और 2 हो गया आपका 60, 48 और 2 50 और 50 100, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 5/2 और मल्टीप्लाई 3, इससे कट किया, ये हो गया आपका 50, 5 3 15 और 15 5 हो गया 750 और माइनस का कर देंगे क्योंकि ये माइनस इधर चला जाएगा तो हमारी डिस्टेंस निकल के क्या आएगी 004। जो दूसरी ट्रेन है ना, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 400 मीटर, ठीक है। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 400 मीटर। अब चलते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट रहे, ठीक। तो इस टाइप का जो अगला क्वेश्चन जो भी आपको देखने को मिलेगा वो इसी टाइप से सॉल्व होगा। तो मैं आपको ऐसे मेथड से लेकर चल रहा हूँ कि जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएँ, ठीक है। मैक्सिमम जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे कि आप यहाँ से सीख जाएंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक। एक मेथड आपको यहाँ से पकड़ देना है, फिर प्रैक्टिस करते रहना, तो आपकी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जो एम्स और CSF वाला बैच था उसके लिए कोई डेमो क्लास नहीं हुई, तो आपकी डेमो क्लास ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आप इसी को समझिए डेमो क्लास, और वहाँ पर आपको पूरा कोर्स आपको जो वही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इसको आप रीड करें और सॉल्व करें एक बार फटाक से। बोल रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, क्या दिया गया है आपको, क्यूबॉइड दिया गया है, क्यूबॉइड। और सबसे पहले इस टॉपिक का नाम क्या हो गया, ये टॉपिक का नाम हो गया आपका मेंसुरेशन, 2D से 3D से क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइड में सबसे पहले जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक। इसके बाद जो इसका CSA होता है, CSA क्या होता है, CSA होता है 2L + B और मल्टीप्लाई H, ठीक, 2L + B और H। और इसका जो TSA होता है, TSA क्या होता है 2LB + BH + HL,
ठीक, ये सारे के सारे क्यूबाइड के आपके फार्मूले मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि द सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड, लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट, इसका जो सम दिया है वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसके जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी है, इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। डायगोनल की जो लेंथ दी गई है वो कितने दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। डायगोनल इज इक्वल टू दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, और क्यूबाइड का मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्यूबाइड का टीएसए फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि क्यूबाइड का जो डायगोनल होता है ना, क्यूबाइड का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, डायगोनल का फार्मूला होता है आपका रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर। यानी कि डायगोनल दिया गया है, डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 12 सेंटीमीटर। मुझे ये गिवन है, डायगोनल हो गया ये और 12 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, इस रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, रूट ओवर को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 144। ठीक, अब एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू दिया है 20। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे टीएसए फाइंड करना है, और टीएसए की वैल्यू क्या होती है, 2LB प्लस BH और प्लस HL, ये होता है आपका टीएसए, ये होता है आपका टीएसए। मैं क्या करूँगा कि L प्लस बी प्लस एच दिया गया है, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया और बीस का भी इधर स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड में मैंने इसमें स्क्वायर कर दिया। ठीक, जब हमने दोनों साइड में स्क्वायर किया तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। ठीक, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब इसको ओपन करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, तो इसका जो फार्मूला बनेगा l स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। ये मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके लिख दिया, और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। ठीक, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आपको देखने को मिल गई कि 144 दी गई है, और 2LB प्लस BH प्लस HL ये मुझे फाइंड करना है, और इज इक्वल टू में कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। तो 2LB प्लस BH प्लस HL की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 400 माइनस 144, और 144 मैंने जब इससे माइनस कर दिया तो कितना बचा, 56, 256, क्या बचा 256। यही आपका आंसर हो जाएगा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं ऐसे सवाल फंस जाते हैं जहाँ पर टोटल और टोटल फार्मूलाज होते हैं उनका खेल होता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से जितने फार्मूले मैं लिखवा दूँ चलो वो फार्मूले याद करते हुए चलना है। ठीक है, धीरे धीरे आपके सारे फार्मूलेज कवर होते हैं, यहाँ से चले जाएंगे। ठीक, और जो आपको कुछ फार्मूले दिखे चैप्टर वाइज आप एक बार रिव्यू कर लेना, बुक से कोई भी बुक उठा लेना, उससे रिव्यू करेंगे तो आप सारे फार्मूले जो है उसको पकड़ते हुए चलें। फार्मूले आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 एक तो कैलकुलेशन का सवाल है और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए फटाक से। मैंने आपको बताया कि आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक के क्यूब जरूर से जरूर लर्न होने चाहिए, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रूट नहीं क्यूब दिया है, क्यूब दिया है, क्यूब। अच्छा, जहाँ पर रूट के ऊपर कोई वैल्यू लिखी हो तो वैल्यू नॉर्मल लिखा है तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि 15 इसकी वैल्यू ये दी है 1/3, और माइनस जो x लिखा है ना इसका मतलब हो गया कि 1/2 लिखा है, और इज इक्वल टू 4। ठीक, 15,625। आपको पता है कि जो 25 का क्यूब होता है वो कितना होता है 15,625, और माइनस का क्या लगा है, रूट ओवर एक्स लगा है इज इक्वल टू 4 लगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस का रूट एक्स इज इक्वल टू 4, और ये 4 इधर आ गया, 25 माइनस का 4 इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 21 आई। अब हमें एक्स की वैल्यू केवल बतानी है, हमें क्या बताना है, अच्छा रूट एक्स बताना है, और अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 441, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, 441 आपका आंसर रहने वाला है। ठीक,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ। 21 एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब हो गया एक बेईमान दुकानदार। ठीक है, आपकी गली में अगर कोई अंकल जी टाइप अगर कोई दुकान खोले हो, ठीक है, अब मान लो आप गए सामान लेने, आपसे मम्मी ने कहा कि जाओ 1 किलो चीनी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? चीनी लेकर आओ। आप गए अंकल जी की दुकान पे, अंकल जी ने आपसे ये बोला, देखो बेटा कि कॉस्ट प्राइस तो मुझे 1 किलो चीनी का पड़ता है 50 रुपये। कितना पड़ता है? 50 रुपये। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा लॉस उठा देता हूँ। मैं 50 रुपये की चीनी खरीद के लाता हूँ और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं 45 रुपये में चीनी बेचता हूँ, जिससे आसपास के लोग मेरे पास आए। आपने कहा अंकल ठीक है, आप लॉस में क्यों बेच रहे हैं, आपको तो दुकान चलानी है, आप प्रॉफिट के लिए ही बैठे। अंकल जी नहीं बेटा, मैं 50 रुपये की चीनी जो है वो 45 रुपये में ही बेचता हूँ। मैं सोचता हूँ ठीक है, मेरा थोड़ा लॉस हो रहा है पर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे, फिर मैं कुछ टाइम बाद उसको सही कर लूँ। लेकिन आपको क्या पता कि अंकल जी तराजू जो है तौलने वाली उसमें खेल किए हुए बैठे हैं। अंकल जी तो आपसे बोल रहे हैं कि मैं आपको 1 किलो ही चीनी दे रहा हूँ, लेकिन अंकल जी को जो तराजू है, अंकल जी के तराजू क्या है कि वो 1000 ग्राम जो होता है 1 किलो को, वो 600 ग्राम ही तौल रहे हैं। आपको तो दिख रहा है कि 1 किलो दी, लेकिन उनका जो तौलने का तरीका है वो क्या कर रहे हैं, वो 600 ग्राम ही तौल रहे हैं। 400 ग्राम चीनी उनने माइनस कर दी और आपको 45 रुपये में दे दी। तो प्रॉफिट में तो हमें लगता है कि अंकल जी ही होंगे, क्योंकि चीनी कम दे दी। ठीक है, तो ऐसा चलता है बेईमान दुकानदार का तरीका। अब बेईमान दुकानदार में होता क्या है कि अगर ये कोई बोले ये हो गया कॉस्ट प्राइस, इसके क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका, और इधर मैंने लिख लिया सेलिंग प्राइस। अब अंकल जी बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम 50 रुपये की जो चीनी है जो हम खरीद के लाते हैं 50 रुपये में, और हम दे देते हैं कितने में, 45 रुपये में। ठीक, यानी कि हमें तो कॉस्ट प्राइस अंकल जी को पड़ रहा है 50 रुपये में खरीद के ला रहे हैं, सेलिंग प्राइस है 45 रुपये। ठीक, अब खेल क्या करते हैं अंकल जी कि जो कॉस्ट प्राइस मतलब जो 1000 ग्राम चीनी है ना, जो 1000 ग्राम चीनी आपको मिलनी चाहिए उसकी जगह वो कितने ग्राम चीनी देते हैं, उसकी जगह वो 600 ग्राम ही चीनी देते हैं। ठीक, यही तो वो खेल कर रहे हैं, यही वो खेल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि अंकल जी के पास से कितनी चीनी गई, अंकल जी के पास से तो 600 ग्राम ही चीनी गई। अंकल जी के पास, अंकल जी का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितने का था, 600 ग्राम ही तो चीनी अंकल जी ने दी। आपको लगा कि हमें 1000 ग्राम चीनी मिल रही है, बेईमान दुकानदार का एग्जांपल है कि आपको लगा कि हमें 1000 ग्राम चीनी मिल रही है, लेकिन अंकल जी ने चीनी कितनी दी अपनी तरफ से तौल के, 600 ग्राम दी। आपको दिख रहा है क्योंकि उनकी तराजू में ही गड़बड़ है। तो 600 ग्राम चीनी अंकल जी के पास से गई, तो अंकल जी उसका ही कॉस्ट प्राइस देंगे, 1 किलो का देंगे नहीं, 600 ग्राम गई। आपको उसका जो प्राइस पड़ा वो कितने का पड़ा, वो तो आपने तो 1 ही किलो के पैसे पे किए। ठीक, सिंपल। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको इतना ध्यान रखना है केवल, और इसके बाद इसमें क्या कर देना, हमें सिंपलीफिकेशन कर देना है। सिंपल देखो, हम कर दें 5 10 जा और 5 9 जा, ये कट कर दिया, 2 0 कट कर दिए। ठीक है, और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मल्टीप्लाई, और इसको भी सिंपलीफाई कर दिया, 5 2 जा 10, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब हमने देखा इसका जब मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 2 जा आपका 6 आ गया, और ये आ गया आपका 9। जब मैंने यहाँ पर तो 1 हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक, ये क्या आ गया, 9 आ गया। इसको और सिंपलीफाई भी किया जा सकता है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। यानी कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो 2 था पर सेलिंग प्राइस 3 है, यानी कि हम पे प्रॉफिट हुआ है 1 का और कॉस्ट प्राइस कितना 2 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, यानी कि अंकल जी लॉस में नहीं चल रहे हैं, बल्कि अंकल जी कितना प्रॉफिट में चल रहे हैं, अंकल जी पूरा का पूरा 50% प्रॉफिट में चल रहे हैं। कितना प्रॉफिट में चल रहे हैं, 50% प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये खेल होता है, ये आई होप आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझा पाया हूँ। ठीक है, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि अंकल जी लॉस में नहीं, अंकल जी अपने प्रॉफिट पे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही दूधिया होता है। जब आप मैथ के क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें डिसऑनेस्ट मिल्कमैन भी होता है। मिल्कमैन डिसऑनेस्ट, जब मिल्कमैन आप पढ़ लोगे तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि दूधिया कभी भी प्योर दूध बेच ही नहीं सकता, कि प्रॉफिट उसका कैसे होगा। भाई 50 रुपये दूध वो खरीद के ला रहा है और 50 रुपये में पूरा दूध बेच देगा, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा, सोचने वाली बात है। तो घर तो तभी चलेगा जब पानी मिलेगा दूध, है ना, या क्वांटिटी कम होगी, 2 ही चीज़ों से घर चल सकता है। अगर कोई बंदा, मान लो मिल्कमैन कोई बंदा बन गया, दूधिया काम कर रहा है, अगर हम ही दूध कहीं बेच रहे हैं जाके, तो अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं, वैसा नहीं है। ठीक, हमने क्या किया, कहीं और से दूध परचेज़ किया और जाके हमने गली गली में सेल कर दिया। तो जब हम परचेज़ करेंगे, अगर हम 50 रुपये में परचेज़ करके 50 रुपये में ही बेच देंगे तो अपना प्रॉफिट कैसे करेंगे, ये चीज़ समझने वाली है। तो वो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन में हम लोग देखेंगे, मिक्सर एलिगेशन में पढ़ते हैं उसको। क्या बोल रहा है कि अ डिसऑनेस्ट क्लॉथ मर्चेंट
uses a scale to measure a cloth which measures the cloth 16 सही 2.3%, 16 सही 2.3% लेस देन क्या है, लेस देन है। और 16 सही 2.3% की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में बता रहा हूँ कि 1/6 होती है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख लिया कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे मैंने लिख लिया सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब जो मर्चेंट है, डिसऑनेस्ट क्लॉथ मर्चेंट है, वो ऐसी स्केल यूज़ करता है कि अगर कपड़ा 100 है, अगर कपड़ा कितना है 100 है, तो वो 16 सही 2/3% लेस कमाता है। लेस मतलब कम गिनता है। हमें पता है कि 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/6। यानी कि अगर कपड़ा 6 यूनिट है तो वो स्केल ऐसी है कि वो कपड़ा 5 यूनिट आपको बेच रहा है। यहीं पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर कपड़ा 6 यूनिट है तो वो बेच कितना रहा है, 5 यूनिट। ठीक है, आपको दिख रहा है कि उसने 6 यूनिट दिया है, आपको ये दिख रहा है सामने से कि उसने 6 यूनिट कपड़ा दिया, लेकिन डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर है उसको पता है कि मैंने गलत स्केल यूज़ कर रखी है, मेरे पास से कपड़ा 5 मीटर गया है, लेकिन जिसने खरीदा उसको ये लग रहा है कि ये कपड़ा 6 मीटर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखना होता है कि दुकानदार से तो कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट कपड़े का पड़ा, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो उसमें 6 यूनिट कपड़े का आपसे ले लिया, पैसे आपसे 6 यूनिट कपड़े के ले लिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये रिवर्स लिखा जाता है कि हमारे ये लिखा मतलब हमें यहाँ से पता चलेगा, जैसे उसने एक क्या किया था लास्ट टाइम, 1000 ग्राम जो चीनी थी वो कितने ग्राम आपको दी थी, 600 ग्राम दी थी। लेकिन आपको तो यही पता चल रहा था, जब आपको ये नहीं पता था उसकी तराजू खराब है, आपको ये पता चल रहा था कि उसकी तराजू सही है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था दुकानदार का वो 600 ग्राम चीनी का ही तो कॉस्ट अपना बहन करेगा, और उसने आपको कितने की दे दी, 1000 की दे दी। तो ये रिवर्स में लिखना पड़ता है, बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक, तो यानी कि 5 यूनिट कपड़ा उसने 6 यूनिट में बेच दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, लेस देन इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस से लेस देन। अब बोल रहा है एंड ऑल्सो सेल्स द क्लॉथ एज द प्राइस ऑफ 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब वो जो कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 मोर देन है, तो एक अगर कॉस्ट प्राइस उसका 10 है तो वो कोई चीज़ कितने में सेल कर रहा है, वो बेच रहा है 11 में। अब हमें क्या पूछना है, अब ये बोल रहा है कि find the total percentage profit earned by him if he sells his cloth on the market price। अगर वो मार्केट प्राइस पे ही कपड़ा बेचता है तो उसका वो बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ। ठीक, मतलब प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अ डिसऑनेस्ट क्लॉथ मर्चेंट यूजेस अ स्केल टू मेजर क्लॉथ विच मेजर्स द क्लॉथ 16 सही 2.3% लेस देन इट्स मार्केट प्राइस, उसके मार्केट प्राइस से इतना लेस देन। ठीक है, एंड ऑल्सो सेल्स द क्लॉथ एट अ प्राइस ऑफ 10% मोर। ठीक, तो अब हम क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 50 और ये हो गया 66। ठीक, तो हमने देखा कि 50 से 66 कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है, तो 16 का प्रॉफिट कर रहा है कितने पे, 50 पे कर रहा है, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से 2, यानी कि वो 32% प्रॉफिट में चल रहा है। कितना प्रॉफिट में चल रहा है, 32% प्रॉफिट। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टाइप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए फटाक से रीड करके और इसको सॉल्व करें। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए बी एंड सी alone can complete a piece of work in 20 days, 16 days and 30 days respectively। तो A जो है वो अपना काम कितने दिन में कर सकता है, वो 20 दिन में कर सकता है, और B जो है वो 16 में, और जो C है वो अपना 30 डेज में। अच्छा, ये इतने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बताया कि जब भी टोटल वर्क निकालना हो तो इन तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 5 4 जा, और ये 4 4 जा 16 होता है, और 30 है ना, तो ये 5 3 और 2। ठीक, तो हम देखेंगे इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 16 × 5 और × 3, यानी कि 16 पंचे 80 और 8 गई 24, 240। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया कितना, ये आ गया आपका 12, और इसको 16 × 16 8, ये आ गया 15, और इसको जब मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 8। ठीक है, क्या आ गया 8। ये इसकी इफिशियंसी आ गई कि ए जो है 12 यूनिट पर डे में 12 यूनिट पर डे काम करता है, और 20 दिन करेगा तो 240 यूनिट पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे उसको सॉल्व करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, इफ़
इफ़ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग, ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, ए की इफिशियंसी 12 है और बी की इफिशियंसी 15 है और इन दोनों ने काम करना स्टार्ट किया एंड दे लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days, और उन्होंने केवल और केवल कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया और 4 दिन काम करने के बाद वो छोड़ गए। यानी कि इफिशियंसी एक दिन में इतना काम कर सकते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 15 12 हो गया 27 और मल्टीप्लाई किया 4 से, ठीक है, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 2, यानी कि 108 यूनिट वो काम जो है वो करके चले गए। अब आगे क्या बोल रहा है, देन हाउ मच टाइम विल सी नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क बचा, यानी कि अगर 240 टोटल वर्क था और इसमें 108 यूनिट काम हो गया, 108 यूनिट काम हो गया तो कितना बचा, कितना बचा माइनस कर लो, 8 और 2 10 90 42 यानी कि 132 यूनिट काम बचा। 132 यूनिट जो काम है वो लेफ्ट आउट है, भी लेफ्ट है, और इसको कंप्लीट कौन करेगा, इसको 132 यूनिट काम को कंप्लीट करेगा सी, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 8, ठीक, तो हमें कितना टाइम लगेगा ये पता चल जाएगा, 8 एकम 8 और बच्चे 5, यानी कि 16.5 डेज लगेंगे, 16.5 डेज लगेंगे, तब ये वर्क सी जो है वो अकेला कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले तीनों के अलग अलग दिन दिए थे, इतने दिन में इतने दिन में इतने दिन में। हमें टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए ये टोटल वर्क को एक दिन में जितना ये टोटल वर्क हो गया और कितने दिन में कर सकता है वो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई मेरे पास एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि ए और बी स्टार्ट करते हैं काम और सिर्फ 4 दिन करते हैं, तो पर डे की एफिशिएंसी ये हो गई। 4 दिन का मैंने काम निकाल लिया है, 4 दिन में उन्होंने 108 यूनिट काम कर दिया, अब वो छोड़कर काम चले गए। अब जो बचा काम वो सी करेगा। काम बचा कितना, 240 में से 108 मैंने माइनस कर दिया तो आपका 132 यूनिट काम बचा। 132 यूनिट जो काम है वो सी करेगा, सी करेगा, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 8 यूनिट काम करता है। डिवाइड कर दिया तो जो आंसर आया वो 16.5 डेज आया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रीड करें और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि राहुल हैड टू अपीयर फॉर द एग्जाम इन 4 सब्जेक्ट। राहुल हैड टू अपीयर फॉर द एग्जाम इन 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में एग्जाम थे तो राहुल को अपीयर होना था। ठीक है, राहुल को अपीयर होना था। अब आगे क्या, राहुल को अपीयर होना था। ठीक है, द फर्स्ट 3 सब्जेक्ट हैड अ टोटल ऑफ 50। जो 3 सब्जेक्ट थे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो 3 सब्जेक्ट थे वो टोटल ऑफ 50 इन ईच ऑफ, मतलब 50 नंबर के 3 सब्जेक्ट थे। 4 सब्जेक्ट में एग्जाम देना था, ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। प्रत्येक सब्जेक्ट में से जो 3 सब्जेक्ट थे वो 50 नंबर के थे। यानी कि 3 सब्जेक्ट में जो टोटल नंबर बने, 3 सब्जेक्ट के जो टोटल नंबर्स थे, टोटल मार्क्स, 3 सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे, 150। अब आगे क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ दिस राहुल स्कोर्ड एवरेज ऑफ 60%। मतलब 150 में से उसने कितना स्कोर किया, 150 में से उसने 60% स्कोर कर दिया। 60% की जो फ्रैक्शन होती है, ये ध्यान रखना है आपको, 3.5 होती है। थोड़ी बहुत जो फ्रैक्शन वैल्यू 10%, 15%, 20%, 60%, इस वैल्यू का ज़्यादा काम होता है। ठीक है, तो 60% यानी कि 150 का 3/5 और 5 तिहाई 15, 30 तिहाई 90, यानी कि 150 में से इन 3 सब्जेक्ट में उसने, ये 3 उसके टोटल मार्क्स हो गए, और इन 3 में से उसने जो मार्क्स हासिल किए वो कितने हासिल किए, 90 नंबर। इन द 4th सब्जेक्ट, 4th एंड लास्ट सब्जेक्ट, राहुल स्कोर्स 54 मार्क्स। 3 सब्जेक्ट में तो उसने 90 नंबर स्कोर किए, और चौथा सब्जेक्ट अभी पता नहीं है कि उसमें कितने नंबर टोटल कितने नंबर का पेपर था। ठीक है, उसके प्राप्तांक पूर्णांक जो थे वो कितने थे। पूर्णांक मतलब जितने पूर्ण अंक का पेपर होता है, प्राप्तांक मतलब उस अंक में से कितने अंक हम प्राप्त करते हैं। ठीक, तो चौथे सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है वो मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इन द 4th एंड लास्ट सब्जेक्ट राहुल स्कोर्ड 54 मार्क्स। उसने 54 मार्क्स स्कोर किए, 54 मार्क्स उसने स्कोर किए। ये तीनों में मिला के 90 नंबर थे, और चौथे में उसने 54 मार्क्स स्कोर किए। एंड हिज टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिकेम 64%। उसके जो टोटल परसेंटेज बना वो कितना बना, 64% बना। यानी कि टोटल परसेंट
नंबर के परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर हमें प्राप्त होते हैं इतने नंबर उसको प्राप्त हुए, और जितने नंबर का एग्जाम होता है, यानी कि 3 एग्जाम तो 150 नंबर के थे और चौथा एग्जाम मुझे नहीं पता है कि कितने नंबर का था, तो हमने उसको x मान लिया, तो इतने नंबर का एग्जाम हुआ था और उसमें इतने नंबर उसने गेन करे। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये कितने किसके बराबर आ गया था, ये आ गया था 64% के बराबर। क्या आपको बात क्लियर हुई कि चौथे में हमें नहीं पता था कितने नंबर थे मैक्सिमम, लेकिन उसने 54 नंबर प्राप्त करे, और 54 नंबर प्राप्त करके जब हमने परसेंटेज निकाला तो 64% निकला। ठीक, अब यहीं से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करने का सबसे सही मेथड क्या है, इसको मैंने क्या किया, ऐड कर लिया, ये आ गया आपका 144 ऐड करके, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें 100 का, इज इक्वल टू ये 150 और जो प्लस का x है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 का। हमें क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द टोटल फॉर द फोर्थ सब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्थ सब्जेक्ट था उसका पूर्णांक कितना था, ये हमसे पूछ रहा है। हमने जब कैलकुलेशन ऊपर सॉल्व करते हैं, ये कितना बना 14400 इज इक्वल टू 15 4 जा हो गया आपका 60 और 15 6 जा हो गया 90, 960 और एक जीरो ये इज इक्वल टू 9600 प्लस का 64x। जब इधर ले जाएंगे इसको माइनस करेंगे, 9600 माइनस में आएगा तो 008 और 48 इज इक्वल टू 64x। 16 से कट करेंगे, 16 4 जा 16 3 जा, ठीक है, 300/4 आया। x की वैल्यू क्या आएगी 300/4 इज इक्वल टू x, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, यानी कि जो फोर्थ सब्जेक्ट था उसके जो टोटल नंबर थे वो कितने थे, वो नंबर थे 75, और 75 में से उसको गेन कितना किए, उसने 54 नंबर किए। तो हमसे आंसर नंबर आ गया आपका 75। आप बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे जब आपको टाइम का प्रेशर पड़ता है ना, नॉर्मली तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का खेल होता है ना, वो मैक्सिमम आपका डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितने अच्छे से रीड करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं, आप सारी की सारी लैंग्वेज उसको तोड़ मरोड़ कर लैंग्वेज अगर समझ गए तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, भले बेसिक से सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो करना है क्वेश्चन रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, और जो दूसरा काम है वो स्पीड पर करना है, ठीक, क्योंकि टाइम में सॉल्व करना है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात इस बात की फंसती है, सिंपल और टफ लेवल की नहीं, बात केवल टाइमिंग की फंसती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना जो भी है 24 आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही कर रहा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको पता है कि क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, b से ब्रैकेट। इसको जो है हमेशा जब भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा बोर्ड मास रूल को, बोर्ड मास इस रूल को हमेशा फॉलो करते हुए चलेंगे, तभी क्वेश्चन सटीक सॉल्व होता है। b से हो गया आपका ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, डी से हो गया आपका डिवीजन, और एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, और एस से सबट्रैक्शन, ठीक। इससे हम लोग बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ को ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट डिसॉल्व कर लो, इसके बाद में ऑफ, तो 3 × 2 डिवाइड बाई 3। अच्छा, ऑफ ब्रैकेट से बाहर है तो ऑफ हम लोग सॉल्व साथ साथ स्टेप कम करने के लिए हम लोग उसको ले सकते हैं। तो पहले मैंने ऑफ सॉल्व कर लिया, ये हो गया 2 / 6 × 3, ये हो गया डिवाइड। अब पूरा ब्रैकेट भी सॉल्व करना है, इसमें भी पहले ऑफ को देख लेते हैं, ब्रैकेट में भी सॉल्व करना है तो पहले ऑफ ही सॉल्व करेंगे, प्लस 5 × 5 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई ऑफ को सॉल्व कर लिया, -5 इस ऑफ को सबसे पहले फिर सॉल्व कर लिया, डिवाइड बाई ये बन गया आपका 2, और ये हो गया प्लस का 2 डिवाइड, और इस ऑफ को पहले सॉल्व कर लिया, ठीक ठीक। ऑफ खत्म हो गया, अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक। 3 × 2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस ब्रैकेट में अब बोर्ड मास, अब आता है डिवीजन। डिवीजन ये क्या होगा, 5 × 5/25, 1/5 बना, और इस 5 से इस 5 को भी कट कर दिया, क्या बन गया आपका 1 बन गया। जब इसको सॉल्व किया ना, इन टोटल को सॉल्व किया तो हमारा क्या बना 1 बना, ठीक, और -5/2, ठीक, और प्लस का 2 डिवाइड बाई 14। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लिया, 3 × 2/6 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि क्या बचा 1 हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 माइनस का 5/2, और प्लस का ये जब 2/14 बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/7। तो ये प्लस का हो गया क्या 1/7। तो 3 डिवाइड बाई 5 + 1 6, और 6 - 5/2 करेंगे तो 6 2 जा 12 - 5 आपका बचेगा 7/2,
जब इसको सॉल्व करेंगे 5 + 1 हो गया 6 और 6 - 5/2 किया तो 12 - 5 यानी कि 7/2 बचा और प्लस का 1/7। जब इसको नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 2/7 और प्लस का 1/7। ठीक, तो यानी कि ये क्या बना 3 × 2 = 6/7 और प्लस का 1/7। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लिया, ये आपका बन गया 7/7, कैंसिल आउट हो गया। आपका जो आंसर आया, आंसर क्या आया, आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहा। ये सॉल्व कैसे होता है, बर्ड मास से इसको सॉल्व करना रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 25 प्रिज्म का क्वेश्चन है। मैंने ये देखा है कि ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें प्रिज्म और पिरामिड से जो क्वेश्चन है वो 2-2, 3-3 भी पूछ लेता है। ठीक, तो प्रिज्म और पिरामिड आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके फार्मूले आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक, मैंने लास्ट क्लास में भी फार्मूले लिखाए होंगे, मैं आपको फिर से फार्मूले लिखाता हूँ, शायद क्लास में ही आपको याद हो जाए। प्रिज्म का सबसे पहले CSA निकालना होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने हाइट। इसके बाद जब हम TSA निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस। ये होता है क्या, ये हो गया आपका TSA। अब एक जो इसका लास्ट फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने हाइट से। ये 3 फार्मूले तो हमें प्रिज्म में याद रखने 100%। ठीक, इसके बाद चौथा फार्मूला कैसे आता है, चौथा फार्मूला आपका होल मेंसुरेशन से आता है कि प्रिज्म का अगर बेस जो है वो सर्कल है, ठीक है, या प्रिज्म का बेस जो है वो स्क्वायर है, प्रिज्म का बेस जो है वो क्यूबाइड है, प्रिज्म का बेस जो है वो रेक्टेंगल है, तो इन सब के फार्मूले आपको आने ही आने चाहिए, तब प्रिज्म का क्वेश्चन सॉल्व होता है। बेस का, क्योंकि बेस का आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, बेस का पेरीमीटर फाइंड करना पड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ स्क्वायर। जो इसका बेस है वो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर, आपको पता है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड। ठीक है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 × साइड होता है और इसका जो वॉल्यूम होता है, सॉरी एरिया जो होता है, एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया साइड का स्क्वायर। और इसका जो डायगोनल होता है स्क्वायर का डायगोनल जब भी पूछ दे, डायगोनल होता है a√2। ये सारे आपके जो फार्मूले है ये किसका फार्मूला है, ये आपके स्क्वायर के फार्मूले है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ हाइट इज इतनी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया आना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो पेरीमीटर हमेशा 4 × साइड, क्योंकि पेरीमीटर 4 × साइड क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड, और साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर है। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हो गया आपका 8। ठीक है, तो 15 × 60 और 8 × 48, 480। तो इसका CSA आ गया, CSA आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है TSA। TSA क्या होता है, CSA प्लस का 2 एरिया ऑफ बेस, 2 एरिया ऑफ बेस। अच्छा, बेस हमारा क्या है, बेस है स्क्वायर, CSA तो आपको पता है कि 480 है और 2 मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ बेस। बेस हमारा है स्क्वायर, ठीक, तो बेस आपका हो गया स्क्वायर और एरिया ऑफ बेस, बेस स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, 15 का स्क्वायर कर दिया हमने, 225 कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 480 प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 450। जब इसको ऐड किया 4 4 हो गया 8 और 130, ये आपका आएगा 930 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 930 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 930 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके 25 क्वेश्चंस तक रह गए। अब एक लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, एक मिक्सर एलिगेशन का जो क्वेश्चन था उसमें मेरे से थोड़ी सी एरर हो गई थी। वो एरर जो हुई वो किस वजह से हुई, मैंने आपको बताया कि एक क्वांटिटी दी हो और दूसरी क्वांटिटी दी हो और दोनों का जब मिक्सर दिया हो तो वहाँ पर हम लोग मिक्सर एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, जो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अ मर्चेंट मिक्सेस 60 kg ऑफ कॉफ़ी एट 90 रेस पर kg विथ अ डेयर वैरायटी एट 120 रेस पर kg। ही सेल्स द ब्लेंड एट 110 रेस पर kg एंड गेन्स 10% प्रॉफिट। ठीक, हाउ मेनी kg ऑफ द डेयर वैरायटी डिड ही एड। ठीक है,
अ मर्चेंट मिक्सेस 60 kg ऑफ कॉफ़ी। मैंने पिछली बार ये जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने ये सोचा था कि ये 60 kg ना, ये जो 60 kg है ये टोटल क्वांटिटी दी है, ठीक, यही पर हमसे एरर हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ मर्चेंट मिक्सेस 60 kg ऑफ कॉफ़ी एट रेस 90 पर kg, यानी कि वो कॉफ़ी जो 90 रुपये पर kg है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है, उसकी मात्रा है 60 रेस पर kg, यानी कि 60 रेस पर केजी हो गया। और एक डेरर वैरायटी है, एक अलग वैरायटी है, सपोज करो ये आपका एथेनॉल हो गया, ये क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। और 120 रेस पर केजी कोई एक अलग जो है ये क्या हो गया, ये पेट्रोल हो गया। और इन दोनों को मिलाकर नितिन गडकरी ने इसका ब्लेंड बेच दिया। ब्लेंड कितने में बेच दिया, हमें 110 रुपये में बेच दिया। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, और ये यहाँ पर जो आएगा ना ये कॉस्ट प्राइस आएगा, और यहाँ पर ये 110 रुपये पर केजी, और गेंस कर रहे हैं 110% का प्रॉफिट, यानी कि 10% का प्रॉफिट। तो 110% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगी एक आएगी, और 100% की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 100। यानी कि यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस की जगह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 100, ठीक है। अब मिक्सर एलिगेशन में मैंने बताया कि हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। 120 माइनस 100 किया, ये आपका आया 20, और 100 माइनस 60 किया, ये आपका कितना आया, ये आ गया आपका 40। यहाँ पर 60 kg ऑफ कॉफ़ी है और रेस कितना है, 90 रेस पर केजी है, कितना है, 90 रेस पर केजी है। तो आपका जो इधर आएगा वो आएगा 10। अब ये जो आया ये बना आपका 2:1। 2:1 ये कॉफ़ी जो 60 kg थी और ये एक अलग जो डेरर वैरायटी थी वो थी, इन दोनों को उसने जो मिक्स किया ना वो 2:1 में मिक्स किया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, जो 90 रेस पर केजी कॉफ़ी थी उसका जो क्वांटिटी है ना वो है 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू दी थी मुझे। मैंने लास्ट में टोटल की वैल्यू मान ली थी, हमने सोचा कि 3 यूनिट की वैल्यू, यानी कि टोटल कॉफ़ी है वो 60 kg। यहीं पर पढ़ने में गलती हो गई, ठीक। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 60 kg ऑफ कॉफ़ी एट 90 रेस पर केजी, यानी कि 90 रेस पर केजी वाली जो कॉफ़ी है वो 60 रेट पर केजी, और उसने 2:1 के अनुपात में टोटल जो कॉफ़ी थी, पहली कॉफ़ी और दूसरी कॉफ़ी, पेट्रोल और एथेनॉल को मैंने 2:1 में मिला दिया, ठीक, उसको बेच दिया, ये चीज़ है। तो ऐसे ही इन दोनों कॉफ़ी को मिलाया तो 2 यूनिट उसने क्या मिलाया, 60 kg वाली कॉफ़ी, यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 60 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 kg। और मैं उससे ये पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछ रहा है कि जो इधर डेरर वैरायटी थी ना वो किस रेशियो में और कितनी क्वांटिटी, तो 2:1 में थी, और 1 यूनिट की जो क्वांटिटी आएगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30 kg ऑफ कॉफ़ी। तो जो डेरर कॉफ़ी थी ना वो 30 रेस, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 30 kg थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 30 kg। यही मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। अब आपके ये वाला जो प्रैक्टिस सेट था मैंने ये कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रीजनिंग या मैथ्स का कोई भी एक सेट प्रैक्टिस सेट वो कराऊंगा, ठीक है। और जो हमारे एम्स और CISF में जो बच्चे एनरोल होना चाहते हैं, एम्स और CISF फार्मासिस्ट का जो बैच चल रहा है उसके लिए हमारे प्ले स्टोर से आप ब्रेनडेस्क EDU एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि एक छोटे से स्टार्ट किया जा रहा है सब, तो थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपको सारा सिलेबस जो इसमें फार्मेसी बैकग्राउंड से है, फार्मेसी बैकग्राउंड का सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमारी टीम द्वारा कराया जा रहा है, ठीक। नॉन फार्मा का ये सारी क्लासेस आप देखते रहिए, ऐसे क्लासेस आपके ऐप में आपका जो कोर्स है वो वहाँ पर करा दिया जाएगा कवर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप ब्रेनडेस्क EDU पे जुड़ सकते हैं, आप पेड कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।